Welcome back in the next lecture of moving charge and magnetism. In previous lecture, we have discussed about the Oersted experiment. In that experiment, we have studied the existence of magnetic field. We have seen that the current carrying wire can produce magnetic field around it. बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किसने किया था? ओएस्टेड ने किया था। अब मैग्नेटिक फील्ड का चीज समझ गए हम लोग, देन व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे चारों ओर जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग वायर करंट, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बायो-सावर्त लॉ। क्या पढ़ेंगे? बायो-सावर्त लॉ। इस लॉ में देखेंगे क्या कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी भी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बायो-सावर्त लॉ। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं हम लोग। क्या किया गया? बायो-सावर्त के अनुसार से एक वायर लिया गया, ठीक है ना। इस वायर में मान लीजिए कोई एक वायर, इसमें क्या हो रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए हुआ ये कि जब आई करंट फ्लो कर रहा था तो हमने क्या किया कि यहां से इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। क्या किया? पॉइंट लिया। हमने क्या किया कि एक इसको एलिमेंट्री लेंथ मानते हुए क्या किए? एक एलिमेंट्री लेंथ मानते हुए इस एलिमेंट्री लेंथ का लेंथ मान लीजिए डीएल है। कितना है? डीएल है। ठीक है ना। चलिए इस डीएल लेंथ की बात करें तो इस डीएल लेंथ से हमने क्या किया? एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी। क्या लिया? पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर क्या फाइंड करना था हम लोग को? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बायो-सावर्त ने कहा क्या कि किसी भी एलिमेंट के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मान लीजिए ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। यानी जैसे जैसे सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ाया गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ में क्या देखा गया? इंक्रीजमेंट देखा गया। यानी जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ा वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा। हमने क्या लिखा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनके द्वारा बायो-सावर्त। नेक्स्ट फिर देखिए क्या उन्होंने देखा क्या कि जिस एलिमेंट को हमने डीएल माना था, इस एलिमेंट की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। और जैसे जैसे एलिमेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा था वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रहा था। तो यहां समझ में आता है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, दैट इज एलिमेंटल लेंथ। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? इस P पॉइंट का जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, उन्होंने P पॉइंट की वैल्यू को, डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। जब इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू कर रहे थे तो यहां देखा गया क्या कि मैग्नीट्यूड जो है वो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रही थी। और जैसे जैसे वैल्यू ये P की वैल्यू डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, बट विद स्क्वायर प्रोपोर्शन के साथ। किसके साथ? स्क्वायर प्रोपोर्शन के साथ। तो यहां समझ में आया कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या देखें? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट चलिए इन्होंने फिर क्या देखा कि इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यानी इस P की डायरेक्शन के बीच में एंड करंट कैरिंग वायर, इसके डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है? मान लीजिए ये थीटा है। क्या है? ये थीटा है। देखा था कि जैसे ही इसकी वैल्यू को, थीटा की वैल्यू को चेंज कर रहे थे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही थी? चेंज कर रही थी। जैसे जैसे इस थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रहा था। तो अब जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा कौन सी वैल्यू? तो हम जानते हैं साइन थीटा की वजह से इंक्रीज करता है, उसकी नेट वैल्यू भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो यहां समझ में आया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो बायो-सावर्त लॉ के अनुसार उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया उसमें उन्होंने इतने वेरिएबल को कंसीडर करते हुए ये वैल्यू निकाला। इस वैल्यू में क्या देखा गया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग वायर, B is directly proportional to current element, B is inversely proportional to distance। कैसा? Inversely proportional to distance and is directly proportional to sin theta। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से क्या किया उन्होंने? कैलकुलेट किया क्या? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगर इस सारे रिलेशन को हम लोग एक साथ इक्वेट करें, क्या करें? सभी रिलेशन को एक साथ इक्वेट करें तो मेरे पास फॉर्मूला आता है क्या? B is directly proportional to, B is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारे पास? तो वो हो जाएगा I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल चुका है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो अब हम बताइए ध्यान से यहाँ पे क्या साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का। और हमारा जितने भी कैलकुलेशन होता है वो किस पे होते हैं, हमेशा इक्वल टू पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हम चेंज करते हैं इसको इक्वल टू में, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो हमने देखा क्या कि ये कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4, क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और ये किसके द्वारा दिया गया, बायो सावर्त लॉ द्वारा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी निकाला गया मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ एलिमेंटल लेंथ से निकाला गया। किसके लिए गया, एलिमेंटल लेंथ से निकाला गया। ये पूरे फुल वायर के लिए निकाला गया। ये अगर एलिमेंटल लेंथ से निकाला गया तो छोटा सा निकले मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, छोटा सा डीबी आएगा। तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए वो सब क्या था, स्मॉल फॉर एलिमेंटल लेंथ डी। बात समझ में आ रही है। तो फॉर एलिमेंटल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे कौन, बायो सावर्त लॉ, और उसका फॉर्मूला क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यही है हमारा किसी भी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बाय बायो सावर्त लॉ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब रही बात कांस्टेंट की। अब ये कांस्टेंट है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 10 एक्सपोनेंट माइनस 7। क्या आती है, 10 एक्सपोनेंट माइनस 7। और अगर म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड किया जाए तो हुआ 10 एक्सपोनेंट माइनस 7, सॉरी 4 पाई इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 7, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और इसी म्यू नॉट क्या बोला गया हम लोग को, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला गया इसको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारा बायो सावर्त लॉ, दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 एक्सपोनेंट माइनस 7, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना क्लियर सबको। तो ये हुआ हमारा बायो सावर्त लॉ। अब रही बात, मैग्नीट्यूड निकल चुका है हमारे पास। अब बात आई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, बात समझ रहे हैं। तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग करेंगे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट। किसी फॉर्म में करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास एक जो है साइन थीटा, इस थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके किसके बीच का एंगल लेंगे हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस इक्वेशन को और कन्वर्ट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में। चलिए हमने मेरे पास फॉर्मूला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही था फॉर्मूला हमारे पास, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं ध्यान से, अगर वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया है यूनिट वेक्टर आर। क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। अब बताइए ध्यान से, यूनिट वेक्टर का वर्क काम क्या है, तो ये हमेशा डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। तो हम लगा दिए यूनिट वेक्टर। अब ये किसमें बदल देंगे, हमारा वेक्टर के फॉर्म में। अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताइएगा, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो हमने पढ़ा है क्या कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर हम इस r को माने यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेक्टर r वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड r। बात समझ में आ रही है। तो अब हम करते क्या है, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं यूनिट वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा एंड अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बात समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारे लिए dB इज इक्वल टू, क्लियर समझ में आ रहा है तक। तो हमने क्या किया है कि यूनिट वेक्टर लगाया, उस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया हमने आर वेक्टर अपॉन आर। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट समझिएगा। चलिए dB इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में आ चुका है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थोड़ा समझिएगा, यहां पे एक टर्म है आई डी एल। क्या है, आई डी एल। चलिए समझिएगा,
IDL, क्या है हमारे पास IDL, I for current and DL for elemental है। तो according to Biot-Savart law, the product of IDL, what is the product of IDL? Product of IDL is called current element। क्या बोला गया? current element। तो बायोट-सावर्त लॉ के अनुसार से IDL को द प्रोडक्ट ऑफ IDL इज कॉल्ड करंट एलिमेंट एंड इस करंट एलिमेंट को माना गया कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या माना गया? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। तो इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन बोला गया इसका क्या माना गया? तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या? अलोंग the direction of current, along the direction of current। समझिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला आया है क्या मैग्नेटिक फील्ड का बाय बायोट-सावर्त लॉ का फॉर्मूला जो IDL sin θ है वो आइडियल क्या है? करंट एलिमेंट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया बायोट-सावर्त लॉ के द्वारा वो किसके लिए निकाला गया? फॉर एनी करंट एलिमेंट। और फॉर्मूला क्या है? μ/4 पाई IDL sin θ r²। चलिए तो हमारे पास मिल गया आइडियल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब गौर कीजिए ध्यान से, आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी, आर भी क्या होगा ऊपर? वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर देखिए ध्यान से, क्या दोनों यहां मल्टीप्लाई के फॉर्म में है? अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो बताइए कि दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने का तरीका तो हमने पढ़ा था दो। कहां पढ़े थे हम लोग? 11th के चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर में। अगर नहीं पढ़ा आपने तो एक बार जाके उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्या कि IDL और R को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई दो तरीका होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और गौर कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था हम लोग आप लोगों को कि A क्रॉस B इज कॉल्ड AB sin θ। A क्रॉस B को क्या बोलते हैं हम लोग? AB sin θ। और ध्यान दीजिएगा यहां पर भी IDL एक वेक्टर दूसरा वेक्टर एंड साथ में क्या है? sin θ। इसका मतलब किसका प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब हम यहाँ पे dB जो आया है उसको लिख सकते हैं क्या? μ0/4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R3। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, यानी बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R3। और ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। अब फायदा क्या हुआ इससे? अब देखो ध्यान से, अगर फायदा ये हुआ कि दो प्रोडक्ट IDL और R के बीच का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग तो इस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? तो बात करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ IDL एंड R वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो IDL और R के बीच का जो प्रोडक्ट होगा वही बताएगा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैसे निकालते हैं? तो याद हो तो बताए थे हम लोग कि IDL निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर क्या है हमारे पास? IDL, यानी फर्स्ट वेक्टर करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होता है? along the direction of current। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग? अपना फिंगर रखेंगे और क्या करेंगे? उसको कर्ल करेंगे कहां? सेकेंड वेक्टर की। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या क्या होगा डायरेक्शन ऑफ। बात समझ में? तो हम डायरेक्शन निकालने क्रॉस प्रोडक्ट होगा IDL। हमारा बायोट-सावर्त लॉ दैट इज dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin θ अपॉन R²। क्लियर समझ में आ गया है? और ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ दैट इज μ0/4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R3। और ये होगा हमारा डायरेक्शन निकालने का तरीका। आप लोग को और बताया गया था बाई राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, राइट हैंड कर्ल रूल बताया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था।
बात समझ में आई ना? तो ये हुआ हमारा बायो-सावर्त लॉ। अब ध्यान देना है कि बायो-सावर्त लॉ हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, dV = μ/4 sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिफरेंट वायर के कारण आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम लोग निकाल पाएंगे। और करना क्या होगा हमको, तो dV किसी एलिमेंट के लिए निकाला गया है। अब क्या करेंगे, इसको हमको इंटीग्रेट कर देंगे जिस किसी वायर के लिए निकालना हो, और हम क्या करेंगे उस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा बायो-सावर्त लॉ। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे क्या इसका एप्लीकेशन, क्या कि बायो-सावर्त लॉ का यूज करके कैसे किसी लेंथ ऑफ वायर का हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी भी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट, तब तक बायो-सावर्त लॉ को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके।